अच्छा बेटा, आज हमने जो क्वेश्चन करने हैं उसमें हमने ये वेरिएबल ग्रोथ को हम पहले करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। तो वो आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनो। वो कहता है जी, लॉरेंस इंडस्ट्रीज मोस्ट रिसेंट एनुअल डिविडेंड वाज $1.80 per share and the firm's required return is 11%. Find the market value of Lawrence shares when? कहता है आपसे कि लॉरेंस इंडस्ट्री ने अभी मोस्ट रिसेंट डिविडेंड जो पे किया है बेटा, वो किया है $1.80। मोस्ट रिसेंट डिविडेंड को हम कहते हैं डी नॉट। उसने पे किया बेटा $1.80। उसके बाद आपसे क्या कहता है, एंड द फर्म्स रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी कि आर जो है बच्चे वो कितना है, वो है 11%। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ लॉरेंस शेयर व्हेन। अब आपने शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कब? ए पॉइंट देखो, ए मैं खुद कराऊंगा, बी और सी आप लोग करोगे। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% एनुअली फॉर 3 years। ये डिविडेंड जो है बेटा, एक्सपेक्टेशन में ये है कि वो ग्रो करेगा 8% फॉर 3 years। जी 8% 3 years के लिए वो ग्रो करेगा। और उसके बाद वो आपसे क्या कहता है, फॉलोड बाय अ 5% कॉन्स्टेंट एनुअल ग्रोथ। फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद, यानी कि 4th ईयर में 5% ग्रोथ हो जाएगी डिविडेंड की। इन ईयर्स 4 to infinity, यानी कि 4th ईयर में 5% ग्रोथ लगेगी और ये इन्फिनिटी तक लगेगी। अब डाटा आपको याद रखना, मैं बोर्ड पर जा रहा हूं, डाटे को हम वहां लेकर जा रहे हैं जी। तो अब हमारा सवाल जो है वो हम उसको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। देखिए तो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे अच्छा जी बेटा, तो डाटा में आपको उसने दिया डी नॉट $1.80। उसने कहा जी पहले 3 साल ये लें जी, 0, 1, 2, 3 और 4। पहले साल बेटा ग्रोथ है 8%, वो कहता है डिविडेंड में होगी। दूसरे साल भी 8% होगी डिविडेंड में। तीसरे साल भी 8% होगी, लेकिन 4th ईयर में कहता है 5% होगी। और 5% के बाद वो इन्फिनिटी तक ग्रो करता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें D1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले D2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक पहले तक D3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 4th ईयर जिधर से इन्फिनिटी शुरू हो रही है D4 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो D1 आपको याद हो अगर, तो D1 का क्या फार्मूला होता है बेटा, D1 कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? So D naught into 1 plus G। जी D naught into 1 plus G, शाबाश। तो हमारे पास जो D naught है बेटा 1.8 है, 1 plus G 8% ग्रोथ लगेगी पहले साल की, ये बन जाएगा बच्चे 1.08, क्योंकि ग्रोथ होगी 8%, उसमें 1 ऐड करोगे तो 1.08। आंसर बताओ बेटा क्या आता है? जी बेटा सर ये 1.944। क्या कह रहे हो बेटे? 1.944। 1.944।
अब हम चलते हैं जी D2 के ऊपर। D2 इज इक्वल टू D1 into 1 plus G। अच्छा, अब D1 आप कैलकुलेट कर चुके, वो है बेटा 1.944, ये आ जाएगा 1.08। जी बेटा क्या आंसर आता है? 2.09952 2.0, 9952 चलें 99 तक हम रहने देते हैं। D3 पे आ जाओ बेटा। D3 आपका क्या था आंसर? D2 जी बेटा इसका आंसर क्या था? 2.266. 2.26692 26692 चलें, अब ये डाटा अपने पास लिख लेना है, मैं मिटाऊंगा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर D3 में तो 5% है हमारे पास, 8% तो नहीं है। D4 में पहले 3 साल उसने कहा 8% से ग्रो करना है। लेकिन सर जो आपने ऊपर नंबर लाइन बनाई थी उसमें 3rd ईयर के ऊपर आपने 5% लिखा था। चलें, अगर मैंने 5% लिख दिया, नहीं चलो सर, मैंने आपने ठीक लिखा था। हम दोबारा लिख लेते हैं बेटा, ये लो। सर आपने पहले भी ठीक लिखा था। हाँ जी, हमने पहले भी यही लिखा था, लेकिन चलें हम इनकी मान वो लेते हैं। शायद वो आप सर हैंड राइटिंग से लिखते तो वो 5 मुझे लगा हो सकता है। हाँ इस तरह लगा होगा। चले मान लेते हैं जी कि हमने नहीं लिखा होगा बस। नहीं सर आपने सही लिखा होगा। और नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। चल थैंक यू बेटा, खुश रहो। अब D4 कैलकुलेट करेंगे बेटा। D3 जी बेटा, तो D3 क्या है? 2.266 बेटे, और 1 प्लस G, अब क्या आ जाएगा G? 5%। ठीक हो गया, क्योंकि उसने कहा था 4th ईयर से 5% ग्रोथ होगी। 2.37 आ गया। 2.3। हाँ जी, क्या लिखूं, 7 या 4? 7 2.380 2.3 80। 80। यस सर सर। ये 2.37 आ रहा है। 2.266 into 1.05। सर ये रहा 2.3793। जी बस सर ठीक मैंने हो भी गया। यही बताया 2.37। चलो 2.38 हो गया, ठीक है। 0.79 है ना, तो वो हम 8 बना देते। ठीक हो गया बेटे। यस सर। चलो अब हम इसको, हम डाटा आपने लिख लिया है? यस सर। चलो गुड हो गया। अब शेयर की प्राइस कैसे फाइंड होगी? अब हम करते हैं शेयर की प्राइस फाइंड। चलो जब शेयर की प्राइस फाइंड होगी, ए पी नॉट इज इक्वल टू, डिस्काउंट करेंगे तमाम डिविडेंड्स को, तो D1 को डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस आर से, प्लस D2 को डिस्काउंट किया जाएगा 1 प्लस आर से, प्लस D3 को डिस्काउंट किया जाएगा बेटा, प्लस D4, यहां से इंफिनिटी लगेगी, चुप करके R माइनस जी लगा देना है, और D4 से करना है, इसलिए 1 प्लस आर की पावर a कम कर दो बस। अब D1 का बताओ बेटा आंसर क्या है? 2 पॉइंट क्या था, 1 पॉइंट क्या था? 1.94। 1.94, और हमने कहा था कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% है, तो 1.11 हो जाएगा। चलो D2 की वैल्यू क्या थी? 2.09, 2.1 कट।
चले 2.09 कर देते, चले 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 11 का, प्लस D3 की वैल्यू बताओ बेटे। 2.26 2.26 डिवाइड कर देंगे 1.11 के क्यूब से, प्लस D4 2.4 चलो 2.4, मैं ख्याल से 38 था और ये आ जाएगा 2.379 था। वो हमने 8 कर दिया था ना, 2.38 था सर। चलो अब R माइनस जी क्या है जी, R था हमारे है 0.11 क्योंकि 11% है, माइनस ग्रोथ रेट 0.05 इंटू 1.11 ई पावर क्यूब। अब पहले का जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर ये 1.11 आपने कैसे लिखा है नीचे? बेटे 11% है ना ग्रोथ, वो उसका रिक्वायर्ड रिटर्न, तो 1 प्लस आर करोगे ना 0.11, तो ये 1.11 हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न आएगा, ठीक ठीक। हाँ वो आर है ना, ये देखो ये जी बेटा 1.94 डिवाइड करो 1.11 से, सर 1.75 प्लस 2.09 डिवाइडेड बाय 1.11 का होल स्क्वायर, 1.72 1.94 और ये क्यूब आना था, सॉरी 1.69। उसके बाद बेटा इसका आंसर सर गलती ये ठीक था, इसका आंसर बताया ना आपने 1.69। ये सर क्यूब का। ठीक है, अब इसका बताओ। रिलैक्स होके आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यस सर। रिलैक्स हो गया। सर 30.12 चलो अब इन सबको ऐड कर दो। सर 35.28 चलें जी 35.28 ये शेयर की प्राइस होनी चाहिए। कर लिया जी नोट? यस सर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जहां से इंफिनिटी शुरू होती है ना, वहीं पे आर माइनस जी फौरन लगा देना है और 1 प्लस आर की पावर एक कम कर देनी है बस। अब वो इसमें आपसे ज्यादा क्या करेगा, साल बढ़ा देगा, ग्रोथ रेट चेंज कर देगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा। सारे सवाल एक ही पैटर्न से हल होते हैं ग्रोथ वाले। सर ये वेरिएबल ग्रोथ वाले के ये टोटल ग्रोथ वाले? यार वेरिएबल ग्रोथ इसलिए दिया गया है ना कि ग्रोथ रेट चेंज हो रही है जी। कांस्टेंट होती तो वो फौरन ही लग जाता, वो तो D1 ओवर R माइनस ही लगा देते जी। अच्छा अब ये देखो, आ रहा है आपका सवाल, आगे आ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग है कि जो ग्रोथ रेट चेंज हुई है 8 से परसेंटेज 5 पर हो गई है, तो दैट्स व्हाई आपने ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। हाँ जी नहीं, दैट्स व्हाई नहीं, क्योंकि हमने देखना है जब 5% हुई तो वहां से कांस्टेंट ग्रोथ हो गई है, कहता है जी आगे भी 5% रहेगी, फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा।
तो इन्फिनिटी तक जाने की वजह से ये सेकंड फॉर्मूला हमने इस पर अप्लाई किया है। एग्जैक्टली इन्फिनिटी तक जाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। अच्छा उसके बाद देखो बेटे बी पार्ट, डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% एनुअली फॉर 3 years। तो यहां तक तो पिछली वाली बात थी कि कोई चेंज तो नहीं है इसके अंदर। नो सर, आगे फॉलोड बाय 10% कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट। बस अब उसने यहाँ पे चेंज क्या कर दिया, सिर्फ ग्रोथ रेट को चेंज कर दिया, जो मैंने आपसे पहले कहा। उस वक्त 5% था, अब आप 10% निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में जो सी, डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% एनुअली फॉर 3 years फॉलोड बाय 0% कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अब 0% कर दिया उसने इन्फिनिटी का, तो जी की जगह 0 लग जाएगा 4th ईयर में। बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेंगे सारे सवाल। सर की टाइमलाइन वैसी बनेगी, वैसे स्टार्ट में ही 8% आएगा और 4th ईयर में ये 0% हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है सर, थैंक यू। अब अगर वो आपसे कहते हैं जी 5 पहले वो आपसे कहते हैं 5 ईयर तक 8% रहेगा, तो भाई 5 साल तक हम 8% वैसे निकालते, फिर 6th ईयर में इन्फिनिटी हो जाती, ऐसे ही होता ना। यस सर। तो ये एक ही पैटर्न पे रहेगा सारा कुछ। अच्छा उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है जो न्यूमैन मैन्युफैक्चरिंग, सबसे लास्ट वाला, इज कंसिडरिंग अ कैश परचेज ऑफ द कॉमन स्टॉक ऑफ ग्रिप्स टूल। बस इन क्वेश्चन में ना यार ये बस कहानियां बड़ी डालते हैं। ओ जी एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर खरीदना चाह रही है, उसके बाद आपसे कहता है ड्यूरिंग द ईयर जस्ट कंप्लीटेड ग्रिप्स अर्न $4.25 पर शेयर। ठीक है, उसने अर्निंग एक शेयर पर इतनी कमाई है, हमें अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं, हमें डिविडेंड चाहिए कि डिविडेंड क्या पे किया है। एंड पेड कैश डिविडेंड ऑफ $2.55 पर शेयर। ये बात ये चाहिए था हमें, यानी कि डी नोट उसने आपको कितना कर दिया बेटा, $2.55। उसके बाद आपसे क्या कहता है जी, ग्रिप्स अर्निंग्स एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 25% पर ईयर फॉर द फर्स्ट 3 years। कहता है जी उसकी अर्निंग बेशक अर्निंग जितने से ग्रो करे मुझे इससे ताल्लुक नहीं है, डिविडेंड कितने से ग्रो कर रहा है इससे ताल्लुक है। उसने कहा जी अर्निंग और डिविडेंड दोनों ही 25% से ग्रो करेंगे अगले 3 सालों में, आफ्टर विच दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर ईयर टू इन्फिनिटी। सेम क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ उसने ग्रोथ रेट चेंज किए हैं, यानी कि पहले साल 25% से ग्रो करेगा, दूसरे साल फिर 25% से ग्रो करेगा, तीसरे साल फिर 25% से ग्रो करेगा, 4th ईयर में इन्फिनिटी लगा रहा है जाकर, वहां पे 10% कर दिया। वही चीज है, 8% की जगह 25% आ गया और 10% वैसे ही रहा ग्रोथ रेट। जी सर, ठीक। हाँ एक ही पैटर्न पे, सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पे हैं। इसका जो शेयर वैल्यूएशन का क्वेश्चन है ना ग्रोथ वाला, ये सारा एक पैटर्न पे होगा। आज जो बेटा ऑल ग्रोथ, you are evaluating the potential purchase of a small business currently generating $4250 after cash flow. D note is equal to $44,500। उसने खुद ही बता दिया आपको D note। D note is equal to बेटा $42,500 on the basis of a review of similar risk investment opportunities। यानी कि इसी तरह की एक कंपनी है, सिमिलर इसका मतलब इसी तरह की एक इन्वेस्टमेंट है। You must earn an 18% rate of return on the proposed purchase। कहता है जी उसके ऊपर 18% मिल रहा है, तो इस पर भी 18% लेना चाहिए आप, because you are relatively uncertain about the future cash flows, you decide to estimate the firm's value using several possible assumptions about the growth of the cash flows। वो कहते हैं जी आप अनसर्टेन है फ्यूचर कैश फ्लोस के बारे में, तो आपने कुछ अजम्पशंस बनाई हैं, उस अजम्पशन को लेके आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं शेयर प्राइस, इसकी प्राइस। कहता है जी व्हाट इज द फर्म्स वैल्यू इफ कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, यानी कि डिविडेंड की बारे में बात कर रहे हैं कि डिविडेंड ग्रो करेगा कांस्टेंट एनुअल रेट से ऑफ 7% फ्रॉम नाउ टू इन्फिनिटी। अब उसने कहा जनाब अली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 18% है और डिविडेंड ग्रो करेगा जनाब अली 7% इन्फिनिटी तक
नाउ, आज से मुराद ये है कि अगले साल 7% ग्रोथ लगेगी और उसके बाद जितने आने वाले साल हैं सब में ग्रोथ 7% लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अभी से कह रहा है, तो अभी से करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे P नोट अब इज इक्वल टू आएगा बेटा D1 ओवर R माइनस C। ठीक है। हाँ, अगर आप मुझसे सवाल करते हैं सर 1 प्लस R क्यों नहीं लगाया आपने, तो हम 1 प्लस R भी लगा लेते हैं। चलें, ये लें R माइनस C। रूल वही रहेगा कि 1 प्लस R और एक पावर कम, इधर 1 है तो इधर क्या आ जाएगी, 0। और किसी चीज की पावर 0 हो जाए वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1। तो इसलिए हम वो लगाते ही नहीं। समझ आ गया। तो D1 आपके पास कितना है 42,500। R माइनस जी, R बेटा कितना है 0.18 माइनस G कितना बेटे 0.07 सर। जी। तो अब मुझे बताएं 42,500 को डिवाइड करोगे बेटा जब 0.09 से, क्या आंसर आता है, 0.09 ही रह जाएगा ना, 18 में से 7% निकाल दो। Yes, sir. 20,731. बल्कि 11% नहीं रह जाएगा। सर ये 11 रह जाएगा। Yes, sir. 11. जी बेटा। हेलो सर, जी बोलो। सही है। आपने D1 हमारा तो D नोट था ना 42,500 जो था। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कौन है ये बच्चा, शाहरुख तो नहीं? सर शाहरुख ही फास्ट बच्चा हैं? यस सर। शाहरुख है ना? जी सर मैं हूँ। चलो, तो शाहरुख ने बड़ा अच्छा पॉइंट जी उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा सर ये तो आपका वो है, क्या कहते हैं, D नोट, पहले से D1 तो बना लें। आप ये मजाक में तारीफ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं यार, मजाक नहीं, तुमने जो बात है वो है। आउटपुट शाहरुख की बहुत अच्छी है। 45475। जी बेटा क्या आता है? 45475। तो ये आ जाएगा D1, यानी कि अब आप लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। वेरी गुड। मेरे से पहले कौन सी क्लास थी सर? ये 30 की सर। अकाउंटिंग की। वो सर अकाउंटिंग की, इसलिए थोड़ा दिमाग खुला हुआ है शाहरुख का। हाँ, वो असल में उन्होंने क्वेश्चन करवाया होगा ना। यस सर। यार बड़ी मेहनत करवाते हैं, लैपटॉप सर ये आ रहा है 413 वो उधर 409 413 413 409.091। 0.09। चले, ठीक हो गया जी। कर लिया नोट बेटा? कर लिया नोट बच्चे? जी सर कर लिया नोट। चलो जी, उसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, व्हाट इज द फर्म्स value of cash flows are expected to grow at an annual rate of 12% for the first 2 years, followed by a constant rate of 7% from year 3 to infinity। ले इसमें क्या मुश्किल है जी, यानी 0, 1, 2 और 3, यानी कि पहले साल कितने परसेंट ग्रोथ रहेगी, 12%, दूसरे साल भी 12%, तीसरे साल कहता है जी आपकी 7% होगी और इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी कि कितने डिविडेंड कैलकुलेट करोगे, जी कितने डिविडेंड कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें कैलकुलेट करने के लिए? 3 करने, D1, D2, D3। तो D1 में आप क्या करोगे फिर, D1 में 1 प्लस R कर दोगे, D2 में आप क्या करोगे 1 प्लस R का स्क्वायर कर दोगे, और D3 में क्या करोगे, हाँ जी D3 में क्या करेंगे, इन्फिनिटी शुरू हो जाएगी। सर वो R माइनस सर 1 प्लस
जी 1 प्लस आर टू आर माइनस जी जी और आर माइनस जी। आर मान तो सेम एज मैंने कहा था ना, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है जिसमें ग्रोथ आ जाती है। नेक्स्ट जी प्रेफर स्ट्रोक वैल्यूएशन। प्रेफर स्ट्रोक क्या होता है भाई? हाँ भी प्रेफर स्ट्रोक क्या होता है? सर ऐसा स्टॉक जिसके खत्म होने की ड्यूरेशन नहीं होती इन्फिनिट तक। तो वो तो ऑर्डिनरी स्ट्रोक की नहीं होती। लेकिन प्रेफर स्ट्रोक रिडीमेबल भी होता है, रिडीमेबल भी होता है। इसमें डिविडेंड फिक्स होता है बता। डिविडेंड, हाँ ये तो फिक्स है। ठीक हो गया, डिविडेंड फिक्स होता है। ऑर्डिनरी शेयर में भी कोई मैच्योरिटी नहीं है। प्रेफर स्टॉक अगर रिडीमेबल है उसकी मैच्योरिटी है, इरिडीमेबल है उसकी मैच्योरिटी नहीं है। ओके अच्छा बेटा देखो, जब भी प्रेफर स्टॉक की क्वेश्चन एक बार याद रखना, उसकी शेयर प्राइस कैलकुलेट होगी पी नॉट D1 ओवर आर करके। समझ आ गई बात? ये ठीक हो गया बेटा? सर जी। हाँ जी 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 सही है। ऑर्डिनरी में तो फिक्स ही होती है हमारी डिविडेंड जो होता है। ऑर्डिनरी में डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता। हो जाए तो प्रेफर स्टॉक बन जाएगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन में है कि यार ये हमें एक ही जितना देते रहेंगे सारी मर, तो आप D1 ओवर आर ही बन जाएगा वो भी। ठीक हो गया। जो यानी कि हम कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, डिविडेंड्स उनके जो हमें आते हैं वो उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं ना, वो तो फिर यानी कि चेंज होते रहते हैं। और बेटा वो उनको जरूरी होता है, ये डिविडेंड पॉलिसी होती है 3। मैंने आपको डिविडेंड इन्होंने जो कोर्स उन्होंने मुझे दी ना, उसमें कॉर्पोरेट उसमें वो उन्होंने लेवरेज का हिस्सा नहीं रखा और डिविडेंड का हिस्सा नहीं रखा, जिसके से मैं पाबंद। वैसे भी इस इतनी काफी थी आपको ऑनलाइन के लिए। अगर फिजिक्स क्लासेस होती ना, उसमें मैं बहुत पढ़ाता। आप लोग थक जाते, आप लोग हैरान हो जाते कि बस कर दो सर जी, बस कर दो 30 मिनट। और सर हमें ज्यादा से ज्यादा वो सीखने का मौका मिलता। हाँ अब देखो, अब मैं देखो नेक्स्ट सेमेस्टर में अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स क्लासेस ओपन हो जाए ना, उसमें FM आ रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड सेमेस्टर में। नेक्स्ट में भी आप होंगे सर? अगर थर्ड सेमेस्टर मुझे मिल जाता है बिलफर्ज, तो मैं आपको उसमें जो गिटमैन की बुक दी हुई है ना जी, इसमें तकरीबन मैं 80% बुक खत्म करवा दूंगा। वो सर वो उसमें रेशो वाले क्वेश्चन होंगे, वो जो FM का लोन। हाँ रेशियो होगा, लेकिन वो एक लेक्चर होता है बस हमारा, क्योंकि उसमें वो अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है, फाइनेंशियल एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है, तो और कितनी रेशियो पढ़नी है। ठीक सर। लेकिन जो कोर होता है ना, जो कोर होता है फाइनेंस का, वो मैं आपको खत्म करवा दूं उसमें। ठीक सर। जिसमें टाइम वैल्यू मनी बेसिक कोर है, उसके ऊपर सारी वो बिल्डिंग खड़ी होती है। अब देखो टीचर का काम ये होता है कि वो रिलेट करके दिखा दे बच्चे को, देखो ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, इस नजर से वो दिखाता है। फिर वो मतलब वो लिंक करना सिखा देता है। देखो कि हर चैप्टर का लिंक है, लिंक टूटे ना। यस सर अभी। अच्छा बेटा, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। P नॉट D1 ओवर R, ये याद रखना आपने। उसका रीजन ये होता है, रीजन भी सुन लो कि ये हम इस तरह क्यों कैलकुलेट करते हैं। जी बताओ, यहाँ पे D1 ओवर R माइनस जी अगर फार्मूला भी लगा दूं बेटा, तो ग्रोथ तो है ही 0। फिक्स डिविडेंड है, डिविडेंड में ग्रोथ तो है ही नहीं, तो ये ग्रोथ वाला आंसर खत्म हो जाएगा और D1 ओवर R रह जाएगा। ठीक हो गया? सर ये जरा रिपीट कर दें। देखो अगर हम वो फार्मूला लगा दें, P नोट इज इक्वल टू D1 ओवर R माइनस C। अब होता क्या, प्रेफर्ड स्टॉक होता है इस तरह जैसे बॉन्ड होता है। अगर 100 पार वैल्यू और मैं यहाँ लिख दूं ना 10%, तो इसका मतलब ये होगा कि जी 100 रुपए का प्रेफर्ड स्टॉक है और इस पर आपको डिविडेंड मिला करेगा 10%, यानी कि 10 रुपए। अब हर साल 10 रुपए मिलना है, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, यानी कि हर साल में 10 रुपए मिलना है। तो ग्रोथ है कोई डिविडेंड में? नो सर। तो जब ग्रोथ ही नहीं होगी बेटा, तो R माइनस आप 0 लगा दोगे।
तो अल्टीमेटली तो फिर वहीं पे आ जाओगे ना। जी ठीक सर। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन में बच्चों आपको ये कहता है, सर आपने बताया नहीं कि प्रेफरेंस शेयर्स में डी नॉट की बजाय डी वन क्यों यूज करते हैं? प्रेफरेंस शेयर में किसकी जगह, डी नॉट की जगह डी वन आप कह रहे थे ना, डी वन इसके लिए क्यों यूज करते हैं? मैंने ये पूछा है। जी जी आपने पूछा सर। हाँ जी, इसमें क्यों यूज करते हैं, चलो भाई बताओ। हालांकि डी नोट भी वही, आप डी नोट लगा लो। डी वो जो फैसल कहना चाह रहे हो, कह रहे हैं सर जी आप डी नोट ओवर आर कर लो, आप डी वन ओवर आर क्यों कर रहे हैं? हालांकि डी नोट भी आपके पास 10 रुपए है, डी वन भी 10 रुपए है, तो चाहे आप ये सिंबल दे दें चाहे दे दें, इसमें फर्क है। ये यही है ना फैसल, यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं ये कहना पूछ रहा था? जी सर आप यही पूछ रहे थे। हाँ अभी बच्चों बताओ, फैसल ने ये कहा है कि सर आपने पूछा है, मुझे याद आ गया, हाँ मैंने पूछा है कि ये डी वन ओवर आर क्यों लिखते हैं हम फार्मूले में, हम डी नोट ओवर आर भी तो लिख सकते हैं, फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि डिविडेंड तो सेम है सर, ग्रोथ जीरो है। ये फर्क किधर है बेटा? हाँ अभी बच्चे, मैंने एक सवाल पूछा है कि डी वन ओवर आर और डी नोट ओवर आर में फर्क क्या है। आप डी नोट ओवर आर लिख लें, डिविडेंड तो सेम रहना है, डी वन क्यों लिख रहे हैं? नो आइडिया, आप बता दो। नो आइडिया, वो किधर है बच्चा? एक यार बच्चा शाहरुख। सर जी। हाँ भाई सर मेरे ख्याल से डी वन हमारे पहले साल का डिविडेंड होता है, इस वजह से। बड़ा ख्याल है यार तुम्हारा, बड़ा यकीन के करीब हो तुम्हारा ख्याल। हाँ जी, डी वन पहले साल के डिविडेंड होता है। उसामा मलिक किधर है? और चल भी फैसल बता भाई, ऐसा क्यों होता है, हम क्यों लिखते हैं डी वन, डी नोट क्यों नहीं लिखते, हम इसे क्यों कहते हैं गलत है? सर प्रेफर्ड शेयर का तो पता है कि उसमें ये होता है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो उसमें जो डिविडेंड होता है वो सबसे पहले प्रेफर्ड शेयर वालों को मिलता है। हाँ, और फिक्स दिया जाएगा। जी और बिल्कुल जरूर दिया जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो ऑर्डिनरी शेयर्स को दिया जाता है। बट डी नॉट की जगह पे डी वन क्यों आएगा सर, इसकी रीजन नहीं पता। इसका रीजन ये बेटा समझ लो, इसका रीजन ये है, कंपाउंडिंग प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना, डिस्काउंटिंग फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना, फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना। डी नोट प्रेजेंट को कहते हैं, डी वन फ्यूचर है। तो डिस्काउंटिंग हमेशा फ्यूचर की होता है, प्रेजेंट की नहीं होती। इसलिए डी वन से डिनोट करना पड़ता है। समझ आ गया बेटा? ये डिस्काउंटिंग है ना, देखें डी वन ओवर आर माइनस, ये डिस्काउंटिंग है। अब डिस्काउंटिंग तो होती फ्यूचर की है, प्रेजेंट की कभी डिस्काउंटिंग होती है? नहीं सर, उसकी तो कंपाउंडिंग होती है। उसकी कंपाउंडिंग होगी ना। तो आप अगर डी नोट ओवर आर लिख दोगे, हम कहोगे ये गलत लिखा है, क्योंकि डी नोट का मतलब प्रेजेंट का डिविडेंड शो करना, बेशक सेम है। तो प्रेजेंट की तो डिस्काउंटिंग कभी नहीं होती, डिस्काउंटिंग तो होती फ्यूचर की है, इसलिए डी वन लिखना पड़ता है बच्चे। ओके समझ आ गया? यस सर, थैंक यू। चलो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे उस्ताद मोहतरम जिनके पास जिन्होंने हमें काम सिखाया था प्रैक्टिकल का, ये उन्होंने मुझे बताई थी बात मैंने ऐसे सवाल करने पे, तो उनकी मेहरबानी बच्चे की, उन्होंने मुझे ये बताया। तो अच्छा, तो उसके बाद देखो है, बस कर दूं? चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन करके बंद कर देते हैं। टाइम भी थोड़ा रह गया सर, बस करते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन करके बंद कर दें, ठीक है बेटा? ठीक है, तो करवा दें। चलें, तो हिम्मत पकड़ो, हिम्मत हिम्मत जिसे कहते हैं ना, तुमने कश्मीर आजाद करवाना है, क्या कर रहे हो? हिम्मत मर्दा। हाँ जी हिम्मत मर्दा। और आप लोग की हिम्मत मर्दा मुझे पता है, मुझे बच्चों की हिम्मत मर्दा पता है। साथ वाले को कह रहे थे यार तू समझ ले, हैं मुझे समझा दियो। अच्छा जी, जॉन तो मेरे पास भी एक लेटा हुआ यही कर रहे हैं। हाँ जी,
चलें जी, जॉन डिजाइन विशेस टू Data होगा। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग प्रेफर्ड स्टॉक। अब वो अपने प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू करना चाहती हैं या चाहता है, वो तो आगे में पता लगा, ही और शी से डिनोट करता है, किससे करता है। द प्रेफर्ड इशू हैज एन $80 पार वैल्यू। अब देखें ना, मैंने लिखा था 100, वो आपको देगा $80 पार वैल्यू एंड पेज एनुअल डिविडेंड 6.4। अब हमें पार वैल्यू की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिविडेंड वो खुद अमाउंट में हमें दे गया। अगर परसेंट में देता तो मुझे पार वैल्यू की जरूरत थी। समझ आ गई बात ये? फर्ज करें ना, वो मुझे कहे जी डिविडेंड पे कर रहे हैं आपको 6%, फर्ज करें डिविडेंड आपको बेटा पे कर रहे हैं हम 6%। अब मुझे पार वैल्यू की जरूरत है जिस पर मैंने कैलकुलेट करना है डिविडेंड, तो इसने तो डिविडेंड आपको खुद ही दे दिया, तो फिर हमें पार वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है बस। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? वो आपको उसने दिया हुआ जनाब अली 9.3%। वो देखिए उसने कहा सिमिलर रिस्क प्रेफर्ड स्टॉक आर करंटली अर्निंग 9.3% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेटा वो आपके पास है 9.3%। ठीक हो गया बेटे? अब 6.4 D1 आ गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.093 आ गया। क्या आंसर आया बच्चे? जी बेटा क्या आंसर आया? सिक्स 6.4 डिवाइडेड बाय 0.09। क्या आंसर आता बच्चे? क्लास वो खत्म हो जाए ना तो दोबारा वापिस आना है, आपको कुछ पेपर पॉइंट से बताना है। सर जी बेटा 6.4 डिवाइड कितना बच्चे? 68.81। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या कहता है? ये आ गया जी, ये 68.81 शेयर की प्राइस आ गई। आगे कहता है इफ एन इन्वेस्टर परचेज द प्रेफर्ड स्टॉक एट द वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, यानी कि इस पर। अच्छा बेटा क्या आंसर आया था हमारा? 68.81। 81। अच्छा नेक्स्ट में आपसे क्या कहता है कि इफ एन इन्वेस्टर परचेजेस द प्रेफर्ड स्टॉक at the value calculated in part A, how much does she gain or lose per share if she sells the stock when the required rate of return is 10.5%? कहती है वो आपसे ये कह रहा है कि फर्स्ट करें इन्वेस्टर ने इसको बाय किया हुआ था इस पर और वो उसे बेचना चाहती है, लेकिन अब जब बेचती है तो 10.5% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो कह रहा है पता है उसको क्या लॉस होगा या गेन होगा? तो हमने कहा सबसे पहले हमें एक प्राइस तो मिली भी है ना, अब हमें दूसरी प्राइस भी तो ढूंढनी है। दूसरी प्राइस को भी ढूंढते हैं जी D1/R करके। तो D1 तो वही रहेगा आपका 6.4, लेकिन R अब 0.105 हो जाएगा क्योंकि अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मुख्तलिफ है। तो 6.4 डिवाइड करो बेटा 0.105 से क्या आंसर आता है? सर ये आता है 60.95। 60.95। अब बताओ लॉस होगा या उसे गेन होगा? इस पर खरीदा है, इस पर बेच रही है, लॉस होगा सर। लॉस होगा बेटा। और वो लॉस कितना होगा जी? कितने में खरीदा है जी? 68.81 में खरीदा और उसे बेचा जा रहा है कितने पे? 60 मोहतरमा जो है उससे बेच रही हैं, सेल कर रही हैं, और कितने में सेल कर रही हैं जी? 60 और आंसर क्या आता है बेटा? 7.85। 7.85 यानी कि माइनस में आएगा इसलिए ब्रैकेट दे दी, तो लॉस और उसे 7.85 का। ठीक हो गया? यस सर। तो अब जो मैं आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाहता था वो ये है बेटा, वो क्या है मेरे बच्चों? वो ये है, ये देखो, ये आपके पास फार्मूला आ गया। फार्मूला था आपके पास D1/R-G कांस्टेंट ग्रोथ के हवाले से P0। क्या मैं इस फार्मूले को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ R-G D1/P0? यस सर।
जी सर लिख सकते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। फिर हम इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G। यस सर। लिख सकते हैं ना? यस सर। जी सर। वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड, शाबाश। बड़े पढ़ने वाले बच्चों यार तुम लोग। चलो बेटा, ए आजो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। इसमें सिर्फ आर मालूम करना है। फार्मूला आपको बता दिया गया है, और पहले पार्ट का जो आंसर आएगा मैं बता देता हूं, वो आएगा 9.5%, यानी 0.095, और डी पार्ट का आंसर आएगा बेटा 14.7%, यानी कि 0.147। ठीक हो गया? ये बी का आंसर है, ये ए का आंसर है। सर 14.7 है बी पार्ट का। हाँ जी, बी पार्ट का 14.7% है। ठीक है, 0.147। ठीक सर। तो जी ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी हेक्टिक क्लास पहले आपने ली है, और पूरा आपने जो है उसको किया, फिर मेरी क्लास में भी मेरा साथ दिया, तो आपका इस साथ का शुक्रगुजार हैं जी हम। और आज की क्लास से दो बातें सीखने वाली हैं, वो ये कि जब फैसल बच्चों ने वो क्वेश्चन कर दिया कि सर वो हम डी नोट क्यों नहीं लिखते, D1 क्यों करते हैं, तो आपको उसका जवाब बता दिया गया, लेकिन जिन्होंने हमें सिखाया था हमने उनका जिक्र किया। तो जिससे भी सीखा जाए उसका जिक्र करना चाहिए, इससे बंदा तकब्बुर से बच जाता है और अल्लाह की रहमत के साए में आ जाता है। एक बात। दूसरी बात ये बेटा, और दूसरे को भी फायदा पहुंचता है। दूसरी बात ये कि जब हमने टाइमलाइन बनाई थी यूं करके, तो एक कैंडिडेट यानी कि एक स्टूडेंट हमें कहने लगा कि सर वो 3 ईयर का आपने बना दिया था, 4th ईयर का नहीं बनाया था, तीसरे साल में लिखा था। तो मैंने कहा अच्छा, ओह चलो फिर गलती हो गई, मैं दोबारा बना देता हूँ। मतलब ये, जब भला चाहने वाला अगर कोई भला चाहता है लोगों का और उन्हें साथ रखना चाहता है, तो कोशिश करे कि उनकी गलती को दरगुजर करे और खुद मान ले कि हाँ जी हमसे गलती हो गई है, क्योंकि हम साथ रखना चाहते हैं अगले को। वो हम क्या गलती करते हैं जिंदगी में कि हम अगले में गलती किसी से हो जाए और आप साबित करने लग जाए। आपको पता है कि नहीं है, जैसे आपको पता है कि आपने मुझे पता था कि मैंने 4 ईयर लिखा था, लेकिन चले अगले से अगर देखने में गलती हो गई तो हमारा पर हक ये आयद हो गया था कि हम मान लेते हैं, अगले को हमने गिरने नहीं देना, अगले को संभालना है। तो ये 2 बातें आज सीखने वाली थी। तो खुश रहो जी बेटा, जीते रहो। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो तुम्हारा वो चला गया है उधर नेट का प्रॉब्लम। जी बेटा बोलो। सर आपने मैं सेकंड सेशन ज्वाइन करवाया था, आप कह रहे थे कि मैंने पेपर के बारे में को बात करनी है। हाँ, वो ये करनी थी कि ये जो फार्मूला रीअरेंज किया है ना, इसमें ग्रोथ भी फाइंड करने को मैं दे सकता हूँ आपको। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो पता ही लग गया है, तो मैं यहाँ से D1 भी फाइंड करने को दे सकता हूँ। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दूं, शेयर प्राइस दे दूं और आपको ग्रोथ रेट दे दूं। ठीक है,